नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज़ है टॉप जीके एमसीक्यू सीरीज़, और इस सीरीज़ की आज हम 175वीं क्लास को यहाँ पर कवर करेंगे। इस सीरीज़ में जैसा आप जानते हैं हम आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को यहाँ पर कवर करते हैं। जो जीके के क्वेश्चंस होते हैं उनको पूरी डिटेल के साथ, एक्सप्लेनेशन के साथ, एनसीईआरटी के फैक्ट के साथ कवर करने का प्रयास करते हैं। अगर आपने इससे पहले की क्लासेस को नहीं देखा है तो आप उनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करेंगे। साथ में एक और बात, आपके काफ़ी सारे कमेंट्स थे जो अलग अलग सीरीज़ चैनल पर शुरू होने वाली हैं, चाहे वो उत्तराखंड की सीरीज़ हो, जिला सीरीज़ हो या हिंदी की डिटेल सीरीज़ को लेकर के। तो उन सीरीज़ से जुड़ी भी कुछ बातें करेंगे, लेकिन वीडियो में आगे करेंगे। पहले जो हमारी क्लास है उसको स्टार्ट करते हैं, इन क्वेश्चंस को देखते हैं, इनको सॉल्व करते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, जब औद्योगिक प्रक्रियाओं में स्वचालन के कारण बड़ी संख्या में श्रमिकों के रोजगार छिन जाया करते हैं तो इसको क्या कहते हैं। यानी जब स्वचालन के कारण लोग बेरोजगार होना शुरू हो जाएं, यानी ऑटोमेशन आने लग गया है कंपनियों में, इंडस्ट्री में ऑटोमेशन यानी तकनीक आने लग गई है और उस वजह से लोगों की नौकरियां छिन जाने लगे, उसको कहा जाता है संरचनात्मक बेरोजगारी। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। संरचनात्मक बेरोजगारी यानी कि जो अब नई टेक्नोलॉजी आई है, मान लीजिए किसी फैक्ट्री में कोई नई मशीन आती है, अब उसको चलाने के लिए आपको स्पेशलाइज्ड वर्कर चाहिए, लेकिन वो टेक्नोलॉजी की जानकारी अभी किसी दूसरे इंसान को नहीं है जो वहां पर काम कर रहे हैं। तो उसका नतीजा क्या होगा, उनको जॉब से निकाल दिया जाएगा, उनकी जगहों पर या तो मशीनों को लाया जाएगा या किसी एक्सपर्ट को बुलाया जाएगा। तो इस वजह से यानी स्किल के ना होने से, स्किल मिसमैच होने से जो बेरोजगारी होती है उसे संरचनात्मक बेरोजगारी कहते हैं। यानी जॉब के लिए जो स्किल चाहिए और जो स्किल उपलब्ध है उसमें जो अंतर होता है, उसी की वजह से यह बेरोजगारी होती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA। फुल फॉर्म की बात करें तो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। इसकी स्थापना कब होती है? तो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ये आपके 1957 में बनी थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो भी पेपर में पूछा जाता है। इसका मुख्यालय ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में स्थित है। ठीक है, 1957 में ये बना था। अगला, भीमा नदी निम्नलिखित में से किसकी उपनदी है? देखिए, भीमा नदी दक्षिण भारत की एक काफी इंपॉर्टेंट नदी है और भीमा नदी आपके कृष्णा नदी की सहायक नदी है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। जो हमारी ज्योग्राफी वाली सीरीज थी उसमें हमने दक्षिण भारत के नदी तंत्र को भी देखा था। कृष्णा नदी के बारे में बात करी कि कृष्णा नदी दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। कृष्णा नदी की जो लंबाई है वो टोटल 1401 किलोमीटर है। इसको आपने याद करना है। कृष्णा नदी महाराष्ट्र में जो पश्चिमी घाट में महाबलेश्वर है वहां से निकलती है आपकी कृष्णा नदी। इसकी काफ़ी सारी सहायक नदियां हैं जिसमें तुंगभद्रा एक फेमस नदी है, पूछी जाती है किसकी है, कृष्णा की है। तुंगभद्रा के अलावा घाट प्रभा इसी की है, माल प्रभा इसी की है, पंचगंगा, भीमा, कोयना और मूसी, ये सारी जो प्रसिद्ध नदियां हैं ये सारी किसकी सहायक नदियां हैं? कृष्णा नदी की सहायक नदी है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी CAG का कार्यकाल कौन सा है? तो CAG का कार्यकाल आपने बताना है। जो CAG होते हैं इनका जो कार्यकाल होता है वो 6 साल या 65 वर्ष की आयु तक होता है। तो यहां पर से कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। CAG से संबंधित जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 148 है, CAG के पद से संबंधित है। और CAG के जो कार्य, जो शक्तियां हैं वो आर्टिकल 149 में बताई गई हैं। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और इनको पद से हटाने की जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है वो वैसे ही प्रक्रिया है जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता है। ठीक है, इनको लेकर के एक सवाल बनता है कि CAG जब रिटायर होते हैं तो ये फिर कोई दूसरा सरकारी पद नहीं ले सकते, चाहे केंद्र के अधीन हो चाहे राज्य के अधीन हो। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत में किस आयु वर्ग को आमतौर पर कामकाजी आयु की आबादी माना जाता है? तो कार्यशील आबादी की बात कर रहा है। तो किस आयु वर्ग के लोगों को कार्यशील माना जाता है? ये माना जाता है 15 से 59 साल के लोगों को। इस बीच के जो लोग होते हैं उन्हें कामकाजी आयु वर्ग में शामिल किया जाता है।
ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित कथनों पर विचार कर सही विकल्प का चयन करें। देखिए, दो कथन दिए गए हैं डीपीएसपी को लेकर के, दोनों स्टेटमेंट हैं। डीपीएसपी के बारे में हमने संविधान वाली सीरीज में डिटेल में बात करी थी कि डीपीएसपी क्या क्या होते हैं, कौन कौन से डीपीएसपी हैं, एक एक डीपीएसपी को दिखा था, कहां से लिया गया है इनको, और इनमें और मौलिक अधिकारों में क्या अंतर है, वो सब हमने कवर किया था। दो स्टेटमेंट हैं, चलिए देखते हैं। पहला, नीति निर्देशक सिद्धांत कानून द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। क्या यह स्टेटमेंट सही है? देखिए, डीपीएसपी जो होते हैं वो राज्यों के ऊपर डिपेंड है। राज्य अगर देना चाहे नागरिकों को तो दे सकते हैं, तो आप कोई कानून के द्वारा या अपनी मांग से उनको लागू नहीं करवा सकते, उनके लिए कोई कानून नहीं बनवा सकते कि आपको ये देना ही होगा। तो यह कानून द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, ये आपका बिल्कुल सही है। डीपीएसपी राज्य अपनी सुविधाओं के अनुसार, अपनी योग्यताओं के अनुसार, जैसे उस समय संसाधन उनके पास होते हैं उसके अनुसार वो प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। दूसरा, नीति निर्देशक सिद्धांत वाद योग्य नहीं है। क्या ये स्टेटमेंट सही है? ये वाला भी आपका बिल्कुल सही है। देखिए, नीति निर्देशक सिद्धांत अगर आपको नहीं मिल रहे हैं, जैसे जो आर्टिकल 44 है वह समान नागरिक संहिता के बारे में बात करता है, डीपीएसपी का पार्ट है, अगर ये राज्य में लागू नहीं है तो आप इसको लेकर कोर्ट नहीं जा सकते कि आप हमारे यहाँ इसको लागू करवाइए। जैसा इसमें कहा गया है, डीपीएसपी राज्य के ऊपर डिपेंड करता है, आप इसे न्यायालय के द्वारा, किसी कानून के द्वारा लागू नहीं करवा सकते। तो सेकंड वाला स्टेटमेंट भी आपका यहाँ पर सही है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, दोनों कथन यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है। मौलिक अधिकार और डीपीएसपी में क्या अंतर है? सबसे पहला बेसिक अंतर तो इनकी पोजीशन को लेकर के है। मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में है और आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक है, जबकि डीपीएसपी संविधान के भाग 4 में है और आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक है। दूसरा, जो मौलिक अधिकार होते हैं वो नकारात्मक होते हैं और डीपीएसपी जो होते हैं वो सकारात्मक होते हैं। तीसरा जो इसमें है, मौलिक अधिकारों को न्यायालय के द्वारा लागू करवाया जा सकता है, डीपीएसपी को आप नहीं करवा सकते। चौथा, जो मौलिक अधिकार हैं उनको कानूनी मान्यता प्राप्त है, लेकिन जो डीपीएसपी हैं इनको नैतिक और राजनीतिक मान्यता प्राप्त है। ये कुछ बेसिक अंतर हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। मौलिक अधिकार स्वतः लागू होते हैं, डीपीएसपी लागू खुद से नहीं होते, उनको लागू करना पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट है, बहमनी साम्राज्य की पहली राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? बहमनी साम्राज्य मध्यकालीन इतिहास में स्थापित एक बहुत ही इंपॉर्टेंट साम्राज्य था। 1347 में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में दक्षिण भारत में इस साम्राज्य की स्थापना होती है। क्वेश्चन बनता है, उस समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? तो मोहम्मद बिन तुगलक था। इसकी स्थापना 1347 में करता कौन है? इसका नाम था अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। 1347 में यह बहमनी साम्राज्य की स्थापना करता है। इसका वास्तविक नाम क्या था? वास्तविक नाम इसका हसन गंगू था, इसको भी ध्यान रखना। जफर खान, अमीर उल उमरा, इन नामों से भी इसको ही जाना जाता था। ठीक है। इसकी जो राजधानी थी वो इसने गुलबर्गा को बनाया था। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। और गुलबर्गा का नाम इसने क्या रखा था? एहसानाबाद इसने इसका नाम रखा था। ठीक है। इसको भी ध्यान रखना कि गुलबर्गा को इसने राजधानी बनाया और गुलबर्गा का नाम क्या रखा था? एहसानाबाद रखा था। बाद में शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम बहमनी साम्राज्य का शासक बनता है और वो गुलबर्गा से राजधानी कहां ले जाता है? बीदर ले जाता है। तो पहली राजधानी गुलबर्गा, दूसरी बीदर। कमेंट करके आप बताएंगे बहमनी साम्राज्य की राजभाषा क्या थी? ये क्वेश्चन पेपर में बनता है। ठीक है। अगला, मंत्रिपरिषद का तात्पर्य क्या है? देखिए, मंत्रिपरिषद किससे संबंधित है या इनमें से किसे मंत्रिपरिषद में शामिल करते हैं? मंत्रिपरिषद में कैबिनेट, राज्य, उपमंत्री तीनों को शामिल किया जाता है, यानी ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। मंत्रिपरिषद एक शब्द होता है और इसी से मिलता जुलता है एक मंत्रिमंडल। मंत्रिपरिषद में जैसा आप जानते हैं कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और जो उपमंत्री होते हैं तीनों शामिल होते हैं और इन सब का प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री। लेकिन जो मंत्रिमंडल होता है उसमें केवल प्रधानमंत्री और उनके जो कैबिनेट मंत्री होते हैं वो शामिल होते हैं। तो मंत्री परिषद में मंत्रियों की जो 3 श्रेणी है, कैबिनेट, राज्य और उपमंत्री, वो तीनों शामिल हैं, जबकि मंत्रिमंडल में केवल कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं। आपको मंत्री परिषद पूछा है तो आपका आंसर होगा ऑप्शन डी। यहां पर अगर मंत्रिमंडल लिखा होता तब हमारा आंसर होता ऑप्शन ए। दोनों बातों को ध्यान रखना, दोनों में से कोई भी क्वेश्चन आप पे बन सकता है। नेक्स्ट है,
राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? तो राष्ट्रीय विकास परिषद डेट सहित पूछी जाती है। इसका गठन 6 अगस्त 1952 को हुआ था। इसका जो पदेन अध्यक्ष होता है वो देश का प्रधानमंत्री होता है। ठीक है। यूरेनियम के लिए भारत में जादूगोड़ा प्रसिद्ध है। जादूगोड़ा की खान किसके लिए फेमस है? यूरेनियम के लिए फेमस है। और यह किस राज्य में स्थित है? तो यह आपके झारखंड में स्थित है। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। किस खनिज के लिए है और क्यों फेमस है, कहां है, ऐसे सवाल आपके पास बन जाता है। इजराइल की सीमा निम्न में से किन देशों के साथ लगती है? काफी समय से चर्चा में रहा है इजराइल, अभी भी चर्चा में है। इसके साथ के देश कौन कौन से हैं जो इसके साथ सीमा साझा करते हैं, उनके नाम आपको पता होना चाहिए। देखिए, अगर हम इजराइल की बात करते हैं, इजराइल आपके कुछ इस तरीके से बसा हुआ है। इधर की साइड इजराइल का जो है वो आपका जॉर्डन देश पड़ता है। ठीक है। इधर ऊपर की साइड में इधर के लिए सीरिया पड़ता है और इधर को ऊपर को लेबनान पड़ता है और नीचे की साइड पड़ता है पूरा मिस्र यानी इजिप्ट पड़ता है। ठीक है। और इधर आपका कौन सा सी हो जाएगा? भूमध्य सागरीय सी हो जाएगा, मेडिटेरियन सी हो जाएगा। तो 4 देशों से घिरा हुआ है इजराइल, जिसमें जॉर्डन है, सीरिया है, लेबनान है और मिस्र है। चारों देश यहां पर आपके पास हैं। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। ध्यान रखना, सऊदी अरब और ईरान दोनों देश भी नजदीक है यहीं पर, लेकिन इनके साथ ये टच नहीं करता है। ठीक है। इजराइल का जो ज्यादा विवाद चलता है, जो ज्यादा चर्चा में रहता है, ईरान के साथ रहता है, लेकिन ईरान इसको टच नहीं करता है। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित संधियों को कालक्रम अनुसार लगाएं। तो इन संधियों को 4 संधि दी गई है, इनको कालक्रम अनुसार आपने लगाना है। चलिए देखते हैं। अमृतसर की संधि, अमृतसर की संधि कब होती है? अमृतसर की संधि 1809 में हुई थी। महाराजा रणजीत सिंह और जो अंग्रेज था ब्रिटिश अधिकारी मेटाकॉफ, चार्ल्स मेटाकॉफ और रणजीत सिंह के बीच में होती है अमृतसर की संधि। बेसिन की संधि की बात करते हैं तो यह संधि 1802 में हुई थी और यह संधि किस किस के बीच हुई थी? तो वेलेज़ली और जो पेशवा थे मराठा बाजीराव द्वितीय, उनके बीच में होती है। श्रीरंगपट्टनम की संधि की बात करते हैं तो यह संधि जैसा आप जानते हैं 1792 में होती है। तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध इसी संधि के साथ समाप्त होता है। ठीक है। जो श्रीरंगपट्टनम की संधि थी किस किस के बीच होती है? टीपू सुल्तान और कॉर्नवालिस। चौथा है सालबाई की संधि। सालबाई की संधि 1782 में होती है और यह संधि वो संधि थी जिसके तहत पहला आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त हुआ था। ठीक है। यह क्वेश्चन भी बन जाता है, तो आपको इनको क्रम के अनुसार लगाना है। सबसे पहले सालबाई की संधि यानी 4, उसके बाद आपकी श्रीरंगपट्टनम यानी 3, फिर 2 और फिर 1। 4 3 2 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी। संविधान के उद्देशिका में प्रयुक्त निम्नलिखित शब्दों को सही क्रम में व्यवस्थित करें। 5 शब्द यहां पर दिए गए हैं। हमारे संविधान की प्रस्तावना में इनका उल्लेख है, लेकिन किस क्रम में इनका उल्लेख है वो आपको लगाना है। देखिए, संविधान में आया है सबसे पहले इनमें प्रभुत्व संपन्न, प्रभुत्व संपन्न के बाद आया है समाजवादी, उसके बाद आया है पंथ निरपेक्ष, फिर आता है लोकतंत्रात्मक गणराज्य। तो पूरी लाइन क्या है? प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य हमारा देश, इसके बारे में बताया गया है। सही क्रम क्या होगा? 5 1 2 4 और 3। 5 1 2 4 3 सही आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, धार्मिक अधिकारों के संदर्भ में किसी व्यक्ति को इनमें से कौन से अधिकार हैं? 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। धार्मिक अधिकार हमारे संविधान में मौलिक अधिकार के रूप में दिए गए हैं। हमारे संविधान का जो आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 तक है वो धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित हैं, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करते हैं, जिसमें कहा गया है कि आपको कोई भी धर्म के अंतःकरण की स्वतंत्रता है, धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता है, यह आर्टिकल 26 में कहा गया है। तो ये वाला कथन आपका सही है। धर्म का प्रचार प्रसार करने का अधिकार है, ये भी आपकी बात सही है। तीसरा, प्रचार प्रसार में कोई भी विधि अपनाने का अधिकार है, ये गलत हो जाएगा। धर्म का प्रचार प्रसार करने का अधिकार जरूर है, लेकिन कोई भी तरीका अपनाने का अधिकार आपको नहीं है। आप किसी से जबरन धर्मांतरण नहीं करवा सकते, लालच देकर नहीं करवा सकते या मजबूरी में नहीं करवा सकते। तो प्रचार प्रसार करने का अधिकार जरूर है, लेकिन कोई भी विधि, कोई भी तरीका अपनाकर आप करें ऐसा नहीं चलेगा। तो तीसरा वाला गलत है, पहला और दूसरा ही सही है। इस क्वेश्चन को ध्यान से रखना, क्योंकि ऐसे ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आपके पास बन जाते हैं। तो यहां पर आपके सही वाले बताने थे, केवल पहला और दूसरा यहां पर सही है। ठीक है।
नेक्स्ट है, भारत में विभिन्न धार्मिक समुदायों के लोग निवास करते हैं, उनकी जनसंख्या अनुपात का सही अनुक्रम कौन सा है? तो देखिए, भारत में अलग अलग धर्मों के लोग निवास करते हैं, आपको यहां पर सही क्रम बताना है इनकी जनसंख्या के अनुसार, ठीक है, प्रतिशत के अनुसार लगाएंगे इनको। तो देखिए, जब हमने जनगणना 2011 का वीडियो को कवर किया था, उसमें धार्मिक आधार पर भी जनसंख्या के नंबर्स को हमने देखा था कि किस धर्म की कितनी यहाँ पर संख्या है। हिंदू धर्म की कितनी प्रतिशत जनसंख्या थी 2011 में? 79.8%। मुस्लिम धर्म की बात करें 14.2%, ठीक है, इनको आपने याद करना है। लेकिन ये टॉप 2 नहीं पूछे गए हैं, अब इनके बाद वाले आपको पता होने चाहिए। इनके बाद जो भारत में तीसरे नंबर का सबसे बड़ा धर्म है वो ईसाई धर्म है, यानी क्रिश्चियन समाज आता है। क्रिश्चियनों की जो संख्या है वो 2.3% है। इनके बाद सिख समुदाय आता है 1.7% के साथ, फिर बौद्ध धर्म आता है 0.7% के साथ, और फिर जैन धर्म आता है 0.4% के साथ। तो क्रिश्चियन, सिख, बौद्ध, जैन, क्रिश्चियन, सिख, बौद्ध, जैन, यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। तो ऐसे भी आपके पास सवाल बनते हैं जनगणना को लेकर के। नेक्स्ट है, गांधी इरविन समझौते के संदर्भ में निम्न कथनों में से सही कथन कौन सा है? देखिए, गांधी इरविन समझौता हुआ कब था? पहला क्वेश्चन तो यही आता है। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था और इसे दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसका कारण क्या था? होने का कारण था, पहला जो गोलमेज सम्मेलन था वो असफल हो चुका था और अंग्रेज चाहते थे कि दूसरा गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस भाग ले, कांग्रेस उसमें हिस्सा ले, और इसीलिए यह समझौता हुआ था। महात्मा गांधी और उस समय का जो वाइसरॉय था इरविन, इन दोनों के बीच में हुआ। इसमें कुछ बातें थी जो इरविन ने मानी यानी अंग्रेजों ने मानी, कुछ बातें थी जो गांधी जी ने यानी कांग्रेस ने मानी। तो उनको लेकर सवाल आता है। पहला स्टेटमेंट है, ब्रिटिश सरकार सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गिरफ्तार सभी कैदियों को रिहा करने के लिए सहमत हो गई थी। क्या यह कथन सही है? यह कथन आपका गलत हो जाएगा। इस समझौते के तहत जो ब्रिटिश सरकार थी, आंदोलन के दौरान जो अहिंसा वाले लोग थे, जो अहिंसा से संबंधित थे, उस वजह से गिरफ्तार हुए थे, जिन्होंने हिंसा नहीं करी थी, तो उनको छोड़ने के लिए वो तैयार थे, लेकिन जिन्होंने हिंसा करी थी उनको छोड़ने के लिए वो तैयार नहीं थे। तो पहला वाला क्वेश्चन गलत है। दूसरा, कांग्रेस ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, ये आपका बिल्कुल सही है। कांग्रेस ने इस बात को स्वीकार किया कि हम दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगे, और कांग्रेस का नेतृत्व यहां पर कौन करते हैं? महात्मा गांधी करते हैं। तीसरा, गांधी इरविन समझौते के तहत कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को रोक दिया था, यह कथन भी आपका सही है। जब समझौता हुआ तो कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया कि आंदोलन को फिलहाल स्थगित कर लिया जाएगा। हालांकि दूसरा गोलमेज सम्मेलन भी असफल रहा, वापस आकर वो इस आंदोलन को दोबारा से स्टार्ट कर देते हैं। तो सेकंड और थर्ड आपका सही है, पहला वाला आपका गलत है, ठीक है। नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद के तहत किसी राज्य की विधानसभा में 500 से अधिक और 60 से कम सदस्य नहीं हो सकते हैं? देखिए, किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम जो संख्या होती है विधायकों की वो 500 हो सकती है, और न्यूनतम जो हो सकती है वो 60 हो सकती है। ये कहता है आर्टिकल 170। जो आर्टिकल 170 है वो विधानसभा की संरचना से संबंधित है, उसके गठन से संबंधित है कि इसमें 500 से ज्यादा और 60 से कम लोग नहीं होंगे, ठीक है। हालांकि इसके कुछ अपवाद हैं, जैसे नागालैंड है, मिजोरम है, गोवा है, यहाँ पर 40 लोग हैं, सिक्किम में 30 लोगों की विधानसभा है, अरुणाचल में 30 लोग हैं, पुदुचेरी में 33 लोग हैं, इस प्रकार से। तो कुछ अपवाद जरूर हैं, लेकिन जो बात कही गई है संविधान में वो 60 की कही गई है, ठीक है। नेक्स्ट है, राजस्व घाटे की अपेक्षा राजकोषीय घाटा सदैव रहेगा, तो कैसा रहेगा? दो घाटों के बारे में बात करी गई है, एक है राजस्व घाटा और एक है राजकोषीय घाटा। पहले दोनों को समझ लेते हैं, फिर आपको हमेशा के लिए याद रहेगा कि इनमें से हमेशा कौन सा है जो ज्यादा रहेगा या कम रहेगा। देखिए, राजस्व घाटा क्या होता है? राजस्व घाटा वो होता है कि सरकार की कितनी इनकम हुई और सरकार ने कितना एक्सपेंडिचर वहां पर कर दिया, तो उसमें से जो बचेगा वो होगा हमारा राजस्व घाटा। यानी जितना पैसा आया और जितना पैसा हमने खर्च किया वो आपका क्या कहलाएगा, उनमें अंतर क्या कहलाएगा, इन दोनों का अंतर वो राजस्व घाटा कहलाएगा, ठीक है। राजकोषीय घाटा क्या होता है? राजकोषीय घाटा इन दोनों चीजों के साथ, यानी इन दोनों का अंतर, मान लीजिए इन दोनों का अंतर यहां पे जैसे
इनकम को आई से डिनोट किया है, इसको एक्सपेंडिचर को ई से डिनोट किया है। तो जो इनका अंतर है, जो डिफरेंस है, उसको डी से डिफाइन कर लेते हैं। तो राजकोषीय घाटे में डी के साथ साथ सरकार को जो ब्याज देना होगा उसको भी जोड़ दिया जाता है, यानी इंटरेस्ट को जोड़ दिया जाता है। यह कहलाता है राजकोषीय घाटा। अब आप बताएं इनमें से कौन हमेशा ज्यादा होगा? तो राजकोषीय घाटा हमेशा ज्यादा होगा। तो राजस्व घाटे की अपेक्षा राजकोषीय घाटा सदैव अधिक रहेगा। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। इसमें राजस्व घाटे में केवल इनकम और खर्च का अंतर है। इसमें उस अंतर में जो ब्याज सरकार को देना है, जो सरकार के सारे देनदारी है, उसको भी जोड़ दिया जाता है। तो वो सब आता है राजकोषीय घाटे में। ठीक है, ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। बहमनी साम्राज्य के विघटन के दौरान सबसे अंत में किस स्वतंत्र राज्य का उदय हुआ था? बहमनी साम्राज्य जब बना था, बाद में इसका विघटन हुआ और इस बहमनी साम्राज्य से 5 नए स्वतंत्र राज्य बने थे। ठीक है, इन 5 में सबसे पहले जो टूटा था, सबसे पहले जो स्वतंत्र हुआ था, वो बरार हुआ था। इसको आपने ध्यान रखना है। 1484 के आसपास ये स्वतंत्र हो गया था, यानी यहां से अलग हो गया था। सबसे अंत में जो यहां से टूटा वो बीदर टूटा था। इसको ध्यान रखना, पहले पर बरार है और 5वें नंबर पे कौन टूटा आखिर में? बीदर, लगभग 1526 के आसपास टूटा। ठीक है, तो क्वेश्चन बनता है सबसे पहले कौन सा अलग हुआ, सबसे आखिर में कौन सा अलग हुआ। नेक्स्ट है, मौर्यकालीन करों में कौन सा एक प्रकार का धार्मिक कर था? तो मौर्यकालीन के करों के बारे में, उनकी शब्दावली के बारे में, उनके अधिकारियों के बारे में हमने कई बार डिटेल में बात करी है। जो इनका एक धार्मिक कर था मौर्यकाल का, वो बलि था। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। देखिए, जो बलि है, धार्मिक कर है, ये काफी समय से लिया जाता था। यह ऋग्वैदिक काल में भी था। ऋग्वैदिक काल में यह इच्छा अनुसार होता था, यानी स्वैच्छिक होता था। अगर आपको देना है तो दीजिए, अदरवाइज कोई बात नहीं। लेकिन उत्तर वैदिक काल जब आया तो यह अनिवार्य हो गया। 1/16 उपज का ये लिया जाता था और मौर्य काल में भी लिया गया। तो इसको ध्यान रखना, कौन सा कर ऋग्वैदिक काल में स्वैच्छिक था और उत्तर वैदिक काल में अनिवार्य हो गया, वो यही कर था। ठीक है, बाद में मौर्य साम्राज्य में भी इसको लिया गया। इसको कुछ जगहों पर बलि भी लिखा है, कुछ जगहों पर इसे बाली भी लिखा है, तो दोनों को ध्यान रखेंगे। ठीक है, रज्जु किस प्रकार का कर था मौर्य काल में? जब भूमि की माप होती थी तो भूमि के माप के समय लिया जाने वाला जो कर था उसे रज्जु कहते थे। विविध की बात करते हैं तो चारागाह कर होता था विविध। ठीक है, हिरण्य की बात करते हैं तो यह एक नगद कर था। पहले के टाइम पर ज्यादातर जो टैक्स होते थे वो अनाज के रूप में लिए जाते थे। तो जो नगद कर हैं वो आपको पता होने चाहिए कौन कौन से हैं। तो उन्हीं में से एक है आपका हिरण्य कर। यह मौर्य काल का एक प्रसिद्ध कर है जिसे नगद के रूप में लिया जाता था, ना कि अनाज के रूप में। ठीक है, इसको भी ध्यान रखेंगे। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने जीके के 20 इंपॉर्टेंट और एमसीक्यूज को यहां पर कवर किया। 175 क्लासेस हमारी इस सीरीज की हो चुकी हैं। 4 मास्टर क्लासेस इसकी बन चुकी हैं। बहुत जल्द आपको 5वीं मास्टर क्लास इस सीरीज की यहां पर देखने को मिलेगी। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो आज का पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। साथ में जैसा मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में कहा था कि कुछ बातें करेंगे हमारी आगामी सीरीज को। देखिए, काफ़ी फ्रेंड्स के कमेंट हैं कि उत्तराखंड की डिटेल सीरीज को और हिंदी की डिटेल सीरीज को जल्दी से यहाँ पर शुरू किया जाए। तो दोनों के नोट्स यहाँ पर बन रहे हैं, हिंदी की भी और परीक्षा वाणी की भी। बहुत जल्द आपको उनकी क्लासेस यहाँ पर देखने को मिलेगी। परीक्षा वाणी की चैप्टर वाइज सीरीज भी शुरू होगी और उत्तराखंड की एक हम जिला वाइज सीरीज को भी शुरू करेंगे, थ्योरी की सीरीज, जिसमें हम 13 के 13 जिलों को एक साथ कवर करेंगे। उस पूरी सीरीज में 13 क्लासेस आएंगी, हर क्लास में एक जिला कवर हो जाएगा और डिटेल सीरीज भी आपको बहुत जल्द इसी चैनल पर देखने को मिलेगी। काफ़ी फ्रेंड्स के कमेंट वर्ल्ड हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स की क्लासेस को लेकर के भी थे। उन दोनों की मैं कोशिश कर रहा हूं मास्टर क्लास ही डायरेक्ट यहां पर चैनल पर देने की। जैसे ही हमारी जो इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज है 4 से 5 क्लासेस उसमें बची हुई हैं, उसके बाद हम उन दोनों सीरीज को यहां पर स्टार्ट कर देंगे। मध्यकालीन इतिहास की भी आपको बहुत जल्द सीरीज देखने को मिलेगी।
मध्यकाल में हमने विजयनगर साम्राज्य तक हमारी क्लासेस को कवर कर लिया था। मध्यकाल में जो स्वतंत्र राज्य हुए उनको कवर कर लिया था। हमको जो भक्ति आंदोलन उस समय चला, सूफी आंदोलन चला, वहाँ से स्टार्ट करना है और 1885 कांग्रेस की स्थापना तक आना है। वो वाला सेगमेंट हमारा मिसिंग है, उसके भी नोट्स बन रहे हैं। बहुत जल्द आपको उनकी क्लासेस भी इसी चैनल पर देखने को मिलेंगी। एक नई चीज़ हम चैनल पे शुरू करने जा रहे हैं, उसकी प्लानिंग अभी चल रही है, जिसमें हम टेस्ट सीरीज़ को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। योजना अभी ऐसी है कि हफ्ते की स्टार्टिंग में मंडे, ट्यूसडे या वेडनेसडे 3 दिन में आपको एक टेस्ट टेलीग्राम चैनल पर दे दिया जाएगा। उसकी पीडीएफ वहां पर मिलेगी, केवल क्वेश्चंस उसमें होंगे, आप उसको सॉल्व करेंगे और हफ्ते के एंड में उसका सॉल्यूशन यहां पर किया जाएगा, जिससे हर हफ्ते आपको एक मॉक टेस्ट यहां पर मिल सके, जिसको आप पहले खुद प्रैक्टिस करें, फिर उसका सॉल्यूशन करें कि आपकी गलती कहां पर हुई है, जिससे आपकी मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस भी चलती रहेगी और आपकी गलतियां भी सुधरती रहेंगी, जो सिली मिस्टेक आप वहां पर करते हैं। उम्मीद करता हूं वो टेस्ट सीरीज भी आपको जरूर पसंद आएगी। टेस्ट सीरीज बिल्कुल निःशुल्क रहेगी। टेलीग्राम चैनल पर आपको पहले ही उसका पीडीएफ मिल जाएगा, जिसको आपको प्रॉपर तरीके से ईमानदारी से उसको सॉल्व करना है, जैसे आप एग्जाम में पेपर को सॉल्व करते हैं, और फिर अपने मार्क्स को आपने नोट कर लेना है। जो जो गलतियां हैं उनको भी नोट कर लेना है, कहां पर क्या गलती हुई है। जो टेस्ट पेपर होंगे वो आपके पूरी तरह से सिलेबस पर आधारित होंगे। सिलेबस से बाहर के क्वेश्चन आपको उसमें नहीं देखने को मिलेंगे। तो उसके बारे में अगर आपका कोई सुझाव है तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं कि उसे और कैसे अच्छा बनाया जा सकता है। फिलहाल जो हमारी योजना है उसके बारे में मैंने आपको बताया। बहुत जल्द ही इन सबको यहाँ पे शुरू करेंगे, जिससे आपकी जो तैयारी है वो पहले से भी और अच्छे तरीके से हो सके। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी क्लासेस हमारी ज़रूर पसंद आएंगी। थैंक यू फ्रेंड्स।